हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डेक टाइप रेलवे ब्रिज के बारे में। तो डेक टाइप रेलवे ब्रिज में पहला अपना है ये डेक टाइप प्लेट गर्डर रेलवे ब्रिज। क्या है? डेक टाइप प्लेट गर्डर रेलवे ब्रिज। तो सबसे पहले अपने ज्योमेट्री देखते हैं भी, ये कैसा दिखने में कैसा होता है ब्रिज, इसका एलिवेशन क्या है, इसका टॉप व्यू क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, तो इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले ये इसका एलिवेशन है और इसका फ्रंट व्यू है। उसके अंदर अपने क्या देखते हैं कि यहाँ पर अगर अपने टॉप से स्टार्ट करें तो इसके अंदर एक स्टॉक रेल होती है, दो स्टॉक रेल होती है। उन स्टॉक रेल के ऊपर क्या है, ट्रेन मूव होती है। तो स्टॉक रेल इसलिए प्रोवाइड की जाती है जिसके ऊपर ट्रेन का क्या हो, मूवमेंट हो। उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने तो डायग्राम में शो किया हुआ दो और रेल, उन रेल को बोलते हैं गार्ड रेल। गार्ड रेल अपने प्रोवाइड की जाती है स्टॉक रेल को सपोर्ट करने के लिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है, ये मेनली ब्रिज के अंदर ही प्रोवाइड की जाती है ताकि इसके अंदर क्या रहे, ज्योमेट्री मेंटेन रहे और इसके अंदर यूनिफॉर्मिटी रहे। क्रॉस सेक्शन, ये जो ब्रिज है ना, इस ब्रिज के अंदर यूनिफॉर्मिटी लिए रहे, इसके लिए गार्ड रेल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि ये स्टॉक रेल को सपोर्ट करती है। उसके बाद इसका अलग तीसरा कंपोनेंट आ रहा है स्लीपर। तो रेलवे ब्रिज के अंदर स्लीपर होते ही अपने को पता है, ये स्लीपर जिनके ऊपर ये स्टॉक रेल है वो रेस्ट करती है। ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो दो आई सेक्शन बनाए हैं, ये गर्डर हैं जिनको प्लेट गर्डर भी बोलते हैं और मेन गर्डर भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने ये ब्रेसिंग प्रोवाइड की है ताकि कोई लेटरल मूवमेंट ना हो। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक गेज शो किया हुआ है। गेज क्या है? ये गेज वो जैसे आपने ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज सुना होगा ना, तो वो गेज है। और ये गेज एक गेज लेंथ है। ये क्या है? जो स्टॉक रेल्स होती है जिनके ऊपर ट्रेन का मूवमेंट होता है, जिनके ऊपर ट्रेन का मूवमेंट होता है, तो उनके इनर टू इनर एंड की जो डिस्टेंस होती है उसको गेज लेंथ बोलते हैं। ठीक है। जैसे इंडिया में तीन टाइप के गेज यूज होते हैं। ब्रॉड गेज है ना, आपने सुना होगा ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज में जो गेज लेंथ होती है वो प्रोवाइड करते हैं 1.676 मीटर। ठीक है। फिर आपने सुना होगा मीटर गेज, मीटर गेज में 1 मीटर। फिर आपने सुना होगा नैरो गेज, नैरो गेज में क्या प्रोवाइड करते हैं अपने 0.75 मीटर, वो है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। उसके बाद देखो मैंने एक और डायग्राम शो किया हुआ है, जो इसको टॉप से देखेंगे ना, तो जो आपने ये स्टॉक रेल है जिनके ऊपर रेल का मूवमेंट होता है और इनको गार्ड रेल बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको स्टॉक रेल का भी सेल्फ वेट दिया होगा और गार्ड रेल का भी सेल्फ वेट दिया होगा, तो आपको पता होना चाहिए भी स्टॉक रेल है क्या चीज़ और गार्ड रेल क्या है, किसको क्या बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अपना है ये प्लेट गर्डर। तो प्लेट गर्डर क्या होता है, नाम से सजेस्ट है कि जो प्लेटों से बनकर एक गर्डर होती है, जो प्लेटों से बनी होती है, उसको प्लेट गर्डर बोलते हैं और उसका ही अपने को डिजाइन करना है। और दूसरी चीज है कि जो प्लेट गर्डर है ये बिल्ट अप सेक्शन है। ठीक है। ये रोल्ड स्टील सेक्शन नहीं है, ये बिल्ट अप सेक्शन है, क्योंकि जो लोडिंग लगेगी ना इनके ऊपर, वो लोडिंग ज़्यादा होती है, इसलिए अपने रोल्ड सेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए अपने बिल्ट अप सेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये प्लेट गर्डर है, ये बिल्ट अप सेक्शन है। उसके बाद मुझे इस ब्रिज का डिज़ाइन करना है, तो इसका डिज़ाइन करने के लिए मुझे क्या चीज़ का डिज़ाइन करना पड़ेगा। अपने को पता है कि जो स्टॉक रेल है या ये जो गार्ड रेल है, ये तो इनका तो अपने को डिज़ाइन नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी बिल्डअप है, तो ये तो अपने को गिवन होगी, तो इनको डिज़ाइन नहीं करना है। उसके बाद स्लीपर्स, ये भी फैक्ट्री में बनते हैं, तो इनका भी डिज़ाइन नहीं कर सकते, ये तो फिक्स है। ठीक है। इनकी लेंथ भी फिक्स होती है, क्योंकि ब्रॉड गेज के लिए अलग लेंथ होती है इनकी, मीटर गेज के लिए अलग होती है, डेप्थ अलग होती है। उसके बाद है ये प्लेट गर्डर। तो अपने को क्या डिज़ाइन करना है, इन प्लेट गर्डर को डिज़ाइन करना है। तो प्लेट गर्डर के डिज़ाइन करने के लिए मैं ये सब चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अपने को पता है कि जो प्लेट गर्डर है इसके ऊपर लोडिंग कौन सी आएगी। किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं तो अपने क्या कैलकुलेट करना होता है, अपने को शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना होता है, उन्हीं से अपने आगे उस चीज़ का डिज़ाइन करते हैं। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि उसके ऊपर लोडिंग क्या लग रही है। तो इसके ऊपर लोडिंग क्या लगेगी, अगर मैं इस ब्रिज को एज ए अनलोडिंग कंडीशन में फॉलो करूं, अनलोडिंग मीन्स अभी इसके ऊपर रेल नहीं आई है, तो अगर अनलोडिंग कंडीशन है तो इसके ऊपर कौन कौन सा लोड लगेगा, अनलोडिंग के अंदर इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ डेड लोड लगेगा। तो डेड लोड किस किस का होगा, यहां पर मैंने स्टॉक रेल लगाई है, ये स्टॉक रेल भी इस प्लेट गर्डर के ऊपर
रेस्ट कर रही है, तो इसका लोड भी इसके ऊपर एक्ट होगा। उसके बाद गार्ड रेल का भी लोड इसके ऊपर एक्ट होगा, स्लीपर का भी लोड एक्ट होगा, खुद का सेल्फ वेट होगा। उसके बाद अपने को पता है कि ये जो स्टोक रेल और ये जो गार्ड रेल हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्लीपर के ऊपर, तो ये ऐसे तो रेस्ट होगी नहीं। इनको रेस्ट करवाने के लिए मुझे क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, फास्टनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कनेक्शन देना पड़ेगा। आपने नाम सुना होगा फिश प्लेट वगैरह, चेयर्स वगैरह, वो सब इसके अंदर फास्टनिंग में आ जाएगी। उनका वेट भी अपने को पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन के अंदर अपने को ये सब चीज़ें पता होगी। तो उसके बाद अपने को क्या करना होगा, इनका डिज़ाइन करना होगा। डिज़ाइन मीन्स मुझे इसकी ये जो प्लेट गर्डर है इसके कंपोनेंट्स है ना, जैसे ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये दोनों, इनको अपने फ्लेंज बोलते हैं। ये वर्टिकल कंपोनेंट है तो इसको अपने वेब बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये मैंने कॉर्नर पे कुछ शो किया हुआ है, इसका मतलब है कि मैंने कनेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर इनको कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना, ऐसे डिजाइन करके क्या फ़ायदा है। इनको कनेक्ट करेंगे तो मुझे कनेक्शन देने पड़ेंगे, तो मैंने यहाँ पर एक वेल्डेड कनेक्शन शो किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ब्रेसिंग दी हुई है ताकि कोई लेटरल मूवमेंट हो, अगर मान लो कोई लेटरल मूवमेंट भी हो ना, तो ये दोनों आपस में ये इसकी पोजीशन यहाँ पर चेंज नहीं हो, मतलब इन दोनों को ये अपनी पोजीशन पे रखेगा। इसलिए हमने इसके अंदर ब्रेसिंग भी प्रोवाइड कर दी। कई बार क्या होता है, विंड लोड भी एक्ट होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, लेटरल मूवमेंट होगा, तो वो क्या हो जाएगा कि ये अपनी पोजीशन पे रहे। ये तो बात थी अनलोडिंग की। उसके बाद अब लोडिंग कर दिया, तो लोडिंग इसके ऊपर कौन सा लोड आएगा, इसके ऊपर तो ट्रेन की मूवमेंट होगी। तो इसके ऊपर जो लाइव लोड आएगा वो किसकी वजह से आएगा, ट्रेन की वजह से आएगा। वो लाइव लोड भी किस पे डिपेंड करता है, अपने ट्रेन भी गेज पे डिपेंड करता है। अभी ब्रॉड गेज होगा उसके लिए ट्रेन का लाइव लोड अलग कंसिडर करेंगे, मीटर गेज के लिए ट्रेन का लाइव लोड अलग कंसिडर करेंगे, और नैरो गेज के लिए लाइव लोड अलग कंसिडर करेंगे, ठीक है। और तीसरा इसके ऊपर आएगा इम्पैक्ट। इम्पैक्ट भी अपने को पता है कि ट्रेन अगर मूव करेगी, अगर स्टार्टिंग में ट्रेन आएगी इस ब्रिज के ऊपर, तो एकदम से इम्पैक्ट लगेगा। पहले अनलोडिंग है और ट्रेन अपनी स्पीड में आ रही है, तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करेगी ना, तो उस इम्पैक्ट की वजह से इसके ऊपर कुछ ना कोई इम्पैक्ट लोड आएगा। और इम्पैक्ट लोड किसकी वजह से आ रहा है, ट्रेन की मूवमेंट के कारण आ रहा है ना। तो ट्रेन की मूवमेंट हो रही है और ट्रेन कौन सा लोड एक्ट करवा रही है, इसके ऊपर लाइव लोड एक्ट करवा रही है। तो इम्पैक्ट लोड अपने लाइव लोड से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये इसका क्रॉस सेक्शन था और इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू था। और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको आगे भी अपने को इसके अंदर क्या क्या चीज़ गिवन होगी, ठीक है। अभी इसका अपने को डिजाइन करना है तो क्या गिवन होगा वो तो अप्रोक्सीमेट बता ही दिया है। चलो फिर दोबारा अपने इसको ओवरव्यू कर लेते हैं भी क्या क्या चीज़ गिवन होगी। तो अपने को इस ब्रिज को डिजाइन करने के लिए अपने पास ये चीज़ें गिवन होनी चाहिए। क्या क्या गिवन होनी चाहिए, स्पान ऑफ मेन गर्डर, सेंटर टू सेंटर बियरिंग लिखा है, तो स्पान ऑफ जिस गर्डर को अपने को डिजाइन करना है उसकी स्पान भी तो अपने को चाहिए ना। तो अपने क्वेश्चन में या फिर अपने को ये डाटा गिवन होना चाहिए, स्पान गिवन होनी चाहिए मेन गर्डर की, और सेंटर टू सेंटर बियरिंग मतलब एंड टू एंड जो गर्डर प्रोवाइड करेंगे ब्रिज के अंदर, तो उसकी स्पान चाहिए। फिर स्पेसिंग ऑफ गर्डर, ये गर्डर है ना, ये प्लेट गर्डर आप देख रहे हो, इस प्लेट गर्डर की स्पेसिंग चाहिए भी अपने को, कितने स्पेस पे लगानी है। वो स्पेसिंग भी किस पर डिपेंड करती है, मेनली गेज पे ही डिपेंड करती है रेलवे ब्रिज के अंदर, ठीक है। उसके बाद स्टोक रेल का सेल्फ वेट चाहिए, क्योंकि स्टोक रेल उसके ऊपर कुछ लोड एक्ट करवा रही है। ऐसे ही गार्ड रेल होंगे या चेक, गार्ड रेल को चेक रेल भी बोलते हैं, तो उनका भी सेल्फ वेट चाहिए। उसके बाद फास्टनिंग, जो नट बोल्ट वगैरह लगाए हैं ना अपने, उनको कनेक्ट करने के लिए उनका वेट भी चाहिए। उसके बाद स्लीपर का साइज पता होना चाहिए क्या साइज है, और स्लीपर की स्पेसिंग, मतलब दो स्लीपर प्रोवाइड करें उनके बीच की स्पेसिंग क्या है। क्योंकि अगर अपने के पास मेन गर्डर होगा उसकी लेंथ होगी, तो अपने को पता होना चाहिए उस स्पान के अंदर अपने को कितना स्लीपर प्रोवाइड करना है। उसके बाद डेंसिटी ऑफ स्लीपर, और अपने को नेक्स्ट गेज भी पता होना चाहिए। गेज मतलब वही ब्रॉड गेज है कि नैरो गेज है कि मीटर गेज है। उसके बाद टाइप ऑफ रेल लोडिंग केस भी, इसके ऊपर जो रेल के लोड लगेंगे वो कौन कौन से लगेंगे, ठीक है। ये तो था कि अपने को ये ओवरव्यू था कि ब्रिज होता कैसे है, कैसी ज्योमेट्री होती है, क्या क्या चीज़ गिवन होती है, किस चीज़ को क्या बोलते हैं। अभी अपने को ब्रिज को डिज़ाइन करना है, तो आगे अपने डिस्कस करेंगे डिज़ाइन स्टेप्स। तो डिज़ाइन स्टेप्स के अंदर अपने को सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना है कि इस जो ये प्लेट गर्डर है ब्रिज डिज़ाइन कर रहे हैं, और ये जो मेनली प्लेट गर्डर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इस प्लेट गर्डर के ऊपर कौन कौन से लोड एक्ट हो रहे हैं। तो इस प्लेट गर्डर के ऊपर लोड एक्ट होगा डेड लोड, दूसरा होगा लाइव लोड, और तीसरा होगा इम्पैक्ट लोड, जो मैंने भी बताया था।
और डेड लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेड लोड कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इसके ऊपर स्टोक रेल आ रही है, उसका वेट चाहिए, सेल्फ वेट। उसके बाद मुझे इसके ऊपर गार्ड रेल भी आ रही है, तो गार्ड रेल का वेट भी चाहिए। फास्टनिंग आ रही है, तो फास्टनिंग का भी सेल्फ वेट मुझे पता होना चाहिए। उसके बाद वेट ऑफ स्लीपर, और उसके बाद सेल्फ वेट ऑफ मेन गर्डर। तो इन सब वेट को अपने कैलकुलेट करेंगे, इन सब को ऐड कर देंगे, तो टोटल डेड लोड हो जाएगा किसके ऊपर? प्लेट गर्डर के ऊपर। ठीक है, इन सब डेड लोड को मुझे ऐड करना है, सभी को ऐड करेंगे तभी तो टोटल डेड लोड आएगा। तो सबको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल डेड लोड। उसके बाद क्या होगा, अपने को डिजाइन करना है लाइव लोड, कैलकुलेट करना है लाइव लोड। तो लाइव लोड कैलकुलेट करने के लिए एक आईआरसी ब्रिज रूल है, आईआरसी ब्रिज रूल है, जो न्यूमेरिकल करेंगे उसमें बताऊंगा वैल्यू कहां से आई है। उसके ब्रिज रूल के 21 और 22 नंबर पेज से मुझे क्या करना है? लाइव लोड कैलकुलेट करना है। इसके अंदर क्या होता है कि एक तरफ स्पान होता है, कितने मीटर का स्पान है, जैसे 10 मीटर, 20 मीटर, 24, 20, 30, 40, 50 ऐसे, और बीच वाली वैल्यू भी होगी। तो स्पान गिवन होगा, उसके आगे शियर फोर्स लिखा होगा, उसके आगे बेंडिंग मोमेंट लिखा होगा, कि मुझे शियर, उसके ऊपर स्टार्टिंग में ऊपर गेज लिखा होता है। ठीक है, कौन सा गेज है, कौन से गेज में क्या स्पान है, जैसे ब्रॉड गेज का अलग होगा, मीटर गेज का अलग होगा, नैरो गेज का अलग होगा। तो गेज लिखा होगा, उस गेज के लिए स्पान लिखी होगी, उस ब्रिज की स्पान होगी ना, जो उस स्पान के अकॉर्डिंग मुझे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए लाइव लोड की वैल्यू गिवन होगी इसमें। ठीक है, याद रखना है, इस टेबल के अंदर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए पर्टिकुलर स्पान के लिए लाइव लोड की वैल्यू दी होगी, उस लाइव लोड से अपने को शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो अपने यहाँ पर लोड कैलकुलेट करना है स्टार्टिंग में, तो डेड लोड ऐसे करेंगे और लाइव लोड उस वाली टेबल से निकालेंगे। उसके बाद अपने को इम्पैक्ट लोड, मैंने बताया था ट्रेन के मूवमेंट के कारण इम्पैक्ट लोड लगेगा। तो इम्पैक्ट लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे? इम्पैक्ट लोड कैलकुलेट करेंगे, इम्पैक्ट लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पर एक इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। इम्पैक्ट फैक्टर क्या होगा? 0.15 प्लस 8 डिवाइड बाई 6 प्लस एल है, ये कैपिटल एल है। एल क्या है? इफेक्टिव स्पान ऑफ मेन गर्डर, जो प्लेट गर्डर है ना उसका स्पान है। तो ये एक इम्पैक्ट फैक्टर का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। 0.15 प्लस 8 डिवाइड बाई 6 प्लस एल, ये जो 6 प्लस एल है ना, ये 8 के डिवाइड में है, तो ये एक इम्पैक्ट फैक्टर निकल गया। अब इम्पैक्ट लोड किसकी वजह से हो रहा था? लाइव लोड की वजह से हो रहा था। ठीक है, तो इम्पैक्ट लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो अपने लाइव लोड लिया है इसको इम्पैक्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? इम्पैक्ट लोड। तो इससे अपने सारे लोड कैलकुलेट करेंगे, डेड लोड, लाइव लोड और इम्पैक्ट लोड। ठीक है, अभी अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं, सेकंड स्टेप आ गया डिजाइन का, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, अभी अपने को ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे फॉर्मूला चाहिए। तो अपने को पता ही है फॉर्मूला क्या है, WL²/8। तो अगर अपने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डेड लोड की वजह से कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा? WL²/8। और यहाँ पर ये जो W होगा वो क्या है? डेड लोड है, क्योंकि मैं यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डेड लोड की वजह से कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला ये रहेगा। अब यहाँ पर देखो, ये फॉर्मूला अपने पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो ये जो W है ना यहाँ पर, ये W स्मॉल W है। स्मॉल W किस में होता है? UDL में। तो अगर मैं लोड ले रहा हूँ किलो न्यूटन पर मीटर में, ठीक है, अगर मैं लोड की वैल्यू ले रहा हूँ किलो न्यूटन पर मीटर में, तो मुझे क्या करना है? यहाँ पर मुझे ये फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद अगर मैं वैल्यू ले रहा हूँ किलो न्यूटन में, यानी कि कैपिटल W ले रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर जो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कैपिटल W। तो यहाँ पर कैपिटल W किसके बराबर होगा? UDL इंटू लेंथ। वो किस में हो जाएगा? पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने रिमेंबर रखना फॉर्मूला, तो WL²/8 होता है। लेकिन अगर ये W UDL है तो WL²/8, अगर ये W पॉइंट लोड है तो W इंटू L, क्योंकि पॉइंट लोड में ऑलरेडी L से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर एक ही L से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपने को कैलकुलेट करना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पर W क्या हो जाएगा? लाइव लोड हो जाएगा। ठीक है, वही सेम चीज़, अगर स्मॉल W है तो किलोमीटर मीटर में वैल्यू होगी, अगर लाइव लोड है तो
सॉरी पॉइंट लोड है तो किलो न्यूटन में वैल्यू होगी, और यूडीएल है तो किलो न्यूटन पर मीटर में वैल्यू होगी। उसके बाद अपने को बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है इम्पैक्ट लोड की वजह से, तो अपने को अलग से फॉर्मूला नहीं लगाना है, डायरेक्ट इम्पैक्ट फैक्टर को जो WL²/8 बेंडिंग मोमेंट आया था ना लाइव लोड की वजह से, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इम्पैक्ट लोड क्या होता है, इम्पैक्ट फैक्टर इनटू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड, ठीक है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद अपने को कैलकुलेट करना था मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मुझे मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू किस में होगी, किलो न्यूटन मीटर में होगी। अपने को पता है ना बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू किस में होती है, किलो